तू लेट करेगा, मुझे दे चाकू। सोचिए, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये असल जिंदगी में कहे गए वो आखिरी शब्द थे, जिसके ठीक बाद एक टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज हमारे पास राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले से जुड़ा एक काफी चौंकाने वाला मामला है। कहानी शुरू होती है एक सड़क हादसे से। 29 नवंबर की रात टीचर सुरेंद्र दादरवाल की लाश सड़क किनारे मिलती है। परिवार को सबको यही लगता है कि ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट है, लेकिन असली कहानी इतनी सीधी है नहीं। इस पूरी साजिश के पीछे हमारे सूत्रों के मुताबिक कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी रेखा थी। देखिए, आज हम सिर्फ ये कहानी नहीं सुनाने वाले कि क्या हुआ, वो तो है ही, पर हमारे पास जो पुलिस की रिपोर्ट्स और चार्जशीट के अंश हैं, उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी साजिश को स्टेप बाय स्टेप कैसे अंजाम दिया गया। बिल्कुल। हम इस मामले की परतें खोलेंगे, मतलब नागपुर में बैठकर रची गई योजना से लेकर उसे लागू करने के तरीके तक, और फिर वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां थी जिनसे ये पूरा केस खुल गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पुलिस ने की थी। 29 नवंबर की रात बोरवा रोड पर मिली एक लाश। परिवार का मानना था कि ये एक हिट एंड रन केस है। रात का समय, सुनसान सड़क, ऐसा सोचना मतलब स्वाभाविक भी लगता है। और यही तो वजह है कि ये केस इतना दिलचस्प बन जाता है। हत्यारों ने इसी स्वाभाविक सोच पर दांव लगाया था। उन्हें लगा था कि पुलिस भी इसे हादसा मानकर शायद फाइल बंद कर देगी। लेकिन यहीं पर जांच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पुलिस को पहली नजर में तो ये एक हिट एंड रन ही लगा होगा। आमतौर पर पोस्टमार्टम में ऐसा क्या अलग दिखता है जो एक एक्सीडेंट को मर्डर से अलग करता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे हाथ जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अंश लगे हैं वो साफ बताते हैं एक एक्सीडेंट में चोटें कैसी होती हैं, घिसटने की, हड्डी टूटने की या कुचलने की, जिसे मेडिकल भाषा में ब्लंट फोर्स ट्रॉमा कहते हैं। लेकिन यहाँ सुरेंद्र की रिपोर्ट में साफ साफ इंसाइज्ड वुंड्स का जिक्र था। इंसाइज्ड वुंड्स यानी किसी तेज धार वाली चीज से काटे जाने के गहरे निशान, मतलब चाकू या वैसा ही कोई हथियार। बिल्कुल। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि गले और पीठ पर कई वार किए गए थे और घावों का जो एंगल था वो बता रहा था कि ये वार पीछे से या बगल से किए गए थे, जब पीड़ित शायद बिल्कुल असहाय था। सड़क पर गिरने से ऐसे घाव तो कभी नहीं आ सकते। इस एक रिपोर्ट ने केस को 180 डिग्री घुमा दिया। अब पुलिस के सामने ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या का मामला था। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सुरेंद्र दादरवाल का दुश्मन कौन था? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, एक सीधा साधा महत्वाकांक्षी इंसान। उनकी हत्या कौन करना चाहेगा? और यहीं से जांच उनके निजी जीवन, उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ मुड़ी। 2018 में उनकी शादी रेखा से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद चीजें बिगड़ने लगी। रेखा पढ़ाई का बहाना बनाकर नागपुर चली गई अपने पिता के पास, जो फौज से रिटायर होती वहाँ मार्बल का व्यापार करते थे जी। और इस दूरी को सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता। यहाँ रिश्ते के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे एक तरह का डिजिटल डिटैचमेंट या कह सकते हैं भावनात्मक दूरी भी कह सकते हैं। अच्छा। जब आप अपने पार्टनर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ फोन या मैसेज पर बात करते हैं तो वो असल जिंदगी जैसा नहीं लगता, एक वर्चुअल रिश्ता बन जाता है। शायद रेखा के लिए सुरेंद्र एक असल इंसान से ज्यादा फोन की स्क्रीन पर एक नाम बनकर रह गया था। मतलब ये दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, इसने एक भावनात्मक खालीपन भी पैदा कर दिया। ठीक कहा आपने। और इसी खालीपन ने साजिश रचने के लिए एक बहुत ही सेफ माहौल तैयार कर दिया। नागपुर में बैठकर वह एक ऐसी दुनिया बना रही थी जिसकी भनक सुरेंद्र और उसके परिवार को बिल्कुल नहीं थी। धोखे और साजिश की नींव इसी दूरी में रखी गई थी। और इसी दुनिया में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है, राजू। कहानी 2020 की है, जब रेखा कोचिंग के लिए कुचामन आई थी। यहीं उसकी मुलाकात राजू से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यही रिश्ता सुरेंद्र की मौत का कारण बना। यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, ये कोई अचानक गुस्से में या आवेश में आकर किया गया अपराध नहीं था। नहीं। पुलिस की चार्जशीट के पन्ने पलटे तो साफ पता चलता है कि ये एक ठंडे दिमाग से महीनों तक योजना बनाकर की गई हत्या थी। नागपुर में बैठकर रेखा ने इस हत्या का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। पूरा ब्लूप्रिंट? हाँ।
कौन क्या करेगा, हथियार कहाँ से आएगा, हत्या को हादसे का रूप कैसे दिया जाएगा और बाद में पुलिस को गुमराह कैसे किया जाएगा, सब कुछ पहले से तय था। साजिश की जो बारीकियां सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली है। रेखा ने सिर्फ राजू को ही इस काम में शामिल नहीं किया, बल्कि उसके एक साथी जीवन राम को भी तैयार किया। और उसने सिर्फ हत्या करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये भी बताया कि चाकू कहाँ से खरीदना है। ये सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। और जगह भी देखिए, कुचामन का डी-मार्ट। हाँ, कोई सुनसान अंधेरी गली नहीं, बल्कि एक भीड़ भाड़ वाला सुपरमार्केट, जहां हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ये साजिशकर्ता के आत्मविश्वास या कहें कि दुस्साहस को दिखाता है। बिल्कुल। ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस था। और हत्या का जो आखिरी आदेश दिया गया, उसके लिए भी एक खास तरीका चुना गया। रेखा ने एक वाईफाई कॉल का इस्तेमाल किया। तो क्या ये सच में ज्यादा सुरक्षित है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है और कई अपराधी इसी में फंसते हैं। अपराधियों को लगता है कि वाईफाई कॉल करने से वो टेलीकॉम कंपनी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर से बच जाएंगे। अच्छा। और कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर वाईफाई राउटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिसकी लोकेशन जियोटैग की जा सकती है। ओह। हमारा एक सोर्स हैं जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि ये एक आम गलती है जो शौकी अपराधी करते हैं। वे एक दरवाजा बंद करते हैं और खिड़की खुली छोड़ देते हैं। तो जो वो अपनी स्मार्ट चाल समझ रही थी, असल में वो अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ रही थी। बिल्कुल। इन सभी जानकारियों का विश्लेषण करें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। डी-मार्ट से हथियार खरीदने का निर्देश देना, वाईफाई कॉल का इस्तेमाल करना, ये सब दिखाता है कि साजिशकर्ता खुद को कितना चालाक महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो पुलिस से 2 कदम आगे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन असल में वो अपने खिलाफ सबूतों की एक चेन तैयार कर रहे थे। तो प्लान तैयार था, हथियार खरीद लिया गया था और नागपुर से हरी झंडी मिल चुकी थी। अब सब कुछ 29 नवंबर की रात पर आकर टिक गया था। उस शाम ऐसा क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही सुरेंद्र उस दिन घर से निकले, राजू और जीवन राम ने उनकी रेकी करनी शुरू कर दी। पूरे दिन? हाँ, पूरे दिन। वे मोटरसाइकिल पर उनके पीछे लगे रहे, बस सही मौके का इंतजार करते रहे। ये भी दिखाता है कि उनमें कितनी प्लानिंग थी। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने पूरे दिन इंतजार किया, एक ऐसी जगह और ऐसा समय चुना जहां कोई गवाह ना हो और जहां से भागना आसान हो। शाम को जब सुरेंद्र वापस घर की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने सुरेंद्र को रोकने के लिए एक बहुत ही आम बहाना बनाया, रास्ता पूछने का। हाँ। एक इंसानियत के नाते कोई भी मदद के लिए रुक जाता और सुरेंद्र भी रुके। और शायद यही उनकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। जैसे ही सुरेंद्र ने मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और अपना हेलमेट उतारा, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़े लोग उनसे रास्ता नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी छीनने आए थे। बिल्कुल। और तभी राजू ने जीवन राम से वो वाक्य कहा, तू लेट करेगा, मुझे दे चाकू। इस एक वाक्य में उस पल की सारी क्रूरता और बेसब्री छिपी हुई है। इसके बाद उन्होंने धारदार हथियार से सुरेंद्र के गले और पीठ पर ताबड़तोड़ कई वार किए। वार इतने गहरे और जानलेवा थे कि सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ हत्यारों की मानसिकता पर गौर करना जरूरी है। तू लेट करेगा, ये वाक्य एक तरह की बेसब्री दिखाता है। हाँ। काम को जल्द से जल्द खत्म करने की हड़बड़ी, शायद उन्हें पकड़े जाने का डर था, या फिर वे बस इस भयानक काम को अंजाम देकर वहां से निकल जाना चाहते थे। ये शब्द दिखाते हैं कि उनके लिए सुरेंद्र अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक काम था जिसे खत्म करना था। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंककर उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश ये भी दिखाती है कि उनके पास एक योजना थी, भले ही वो बाद में नाकाम रही। हत्या को अंजाम देने के बाद कहानी का एक और घिनौना पहलू शुरू होता है, रेखा का नाटक। हत्या की खबर मिलने के बाद वो नागपुर से फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंची, फिर किशनगढ़ होते हुए अपने ससुराल आई। और रिपोर्ट्स में एक चौंकाने वाली बात लिखी है, शादी के बाद ये पहली बार था जब वो अपने ससुराल पहुंची थी। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो उस घर में पहली बार कदम रख रही थी जिसके बेटे की हत्या की साजिश वो खुद रच चुकी थी। एक मिनट, वो अपने पति के अंतिम संस्कार में पहली बार ससुराल पहुंची। जी। मतलब जिस इंसान को उसने मरवाया, उसी की मौत के बहाने वो उस घर में पहली बार कदम रख रही थी। ये तो हाँ। अविश्वसनीय है। और वहां पहुंचकर उसने जो किया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। शोक सभा में वो फूट फूट कर रोई। उसने ऐसा अभिनय किया कि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक ना हो। लेकिन झूठे आंसू ज्यादा देर तक सच को छुपा नहीं सकते।
और यहीं से पुलिस की जांच का शिकंजा कसना शुरू हुआ। अच्छा। पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। फुटेज में घटनास्थल के पास से गुजरती हुई आरोपियों की बाइक नजर आ गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एक समस्या थी, बाइक पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो फर्जी थी। अपराधियों ने अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, लेकिन फर्जी नंबर प्लेट लगाना अपने आप में एक बड़ा संकेत होता है। सही बात है। ये बताता है कि बाइक सवार कुछ गलत इरादे से वहां थे। पुलिस ने इस सुराग को छोड़ा नहीं। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उस इलाके में उस खास मॉडल की सभी बाइक्स का डेटा निकाला। ओह, ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बहुत ही थकाऊ काम था, लेकिन उन्होंने एक एक करके बाइक मालिकों से पूछताछ शुरू की और आखिरकार वे बाइक के असली मालिक जीवन राम तक पहुंच गए। और जैसे ही जीवन राम पुलिस की पकड़ में आया, पूरी साजिश की परतें एक कर उधड़ने लगी। पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने न केवल अपना गुनाह माना, बल्कि राजू और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड रेखा का नाम भी उगल दिया। जीवन राम का कबूलनामा इस केस का निर्णायक मोड़ था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने राजू और फिर नागपुर से रेखा को भी गिरफ्तार कर लिया। एक पत्नी के झूठे आंसुओं के पीछे छिपी एक कातिल का चेहरा अब सबके सामने था। तो कुल मिलाकर एक सड़क दुर्घटना के रूप में शुरू हुआ ये मामला असल में एक पत्नी द्वारा रची गई अपने ही पति की हत्या की एक गहरी और सोची समझी साजिश निकला। एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास पर टिका होना चाहिए था, उसी रिश्ते ने सुरेंद्र की जान ले ली। राजू, जीवन राम और मुख्य साजिशकर्ता रेखा तीनों अब गिरफ्तार हैं। अंत में जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये मामला सिर्फ अपराध और सजा के बारे में नहीं रह जाता। ये मानवीय रिश्तों में विश्वासघात की गहराई पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पर सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न जो ये केस छोड़ जाता है वो टेक्नोलॉजी के दोहरेपन से जुड़ा है। वो कैसे? इस केस से जो एक बात दिमाग में रह जाती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने सिर्फ अपराध करना ही आसान नहीं किया, बल्कि पकड़े जाने के डिजिटल सबूत छोड़ना भी आसान कर दिया है। अच्छा। वाईफाई कॉल से लेकर डीमार्ट की सीसीटीवी फुटेज तक और मोबाइल टावर की लोकेशन तक, साजिशकर्ता जो अपनी स्मार्ट चाल समझ रहे थे वही असल में अपने पीछे सबूतों की एक लंबी लकीर छोड़ रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि वे तकनीक का इस्तेमाल करके बच निकलेंगे, लेकिन अंत में उसी तकनीक ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।